होंडाई ऑटो कंपनी, जो आज टोयोटा और होंडा के बाद दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट ऑटो कंपनी है। मगर आज से 30-35 साल पीछे जाएं तो लोग इस कंपनी की गाड़ियों का मजाक उड़ाते थे। कोई भी होंडाई की गाड़ी खरीदने को तैयार नहीं होता था। मगर चंग चुयोंग, जो इस कंपनी के मालिक थे, इन्होंने दिन रात होंडाई की गाड़ियों को बेहतर करने की कोशिश की और इस कोशिश के नतीजे में आज होंडाई हमें कानों पर, मोटर बोट्स पर, हैवी मशीनरी पर और दीगर चीजों पर दिखाई देती है। मगर चंग चुयोंग को इस कंपनी को यहाँ तक लाने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े, किन किन क्राइसिस का सामना करना पड़ा, ये जानने के लिए बने रहें इस वीडियो में। चंग चुयोंग 1950 में टोंगकोंग के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, जो अब नॉर्थ कोरिया में वाक़या है। चंग चुयोंग जिस फैमिली में पैदा हुआ वो बहुत गरीब थी। इसके घर वाले सारा दिन खेती बाड़ी करके अपने खाने का बंदोबस्त करते थे। चंग का ख्वाब था कि वो बड़ा होकर स्कूल टीचर बनेगा, मगर अपने 7 बहन भाइयों में सबसे बड़ा होने के नाते इसके पास स्कूल छोड़ने और अपने फादर के साथ सारा दिन खेती बाड़ी करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। चंग सारा दिन खेती बाड़ी करता, जानवर संभालता और दूसरे गाँव लकड़ियाँ बेच कर आता ताकि उसके घर का सर्किट चल सके। मगर इन सब के साथ इसके जहन में यही ख्याल रहता कि क्या यही मेरी जिंदगी है, क्या मैं कभी अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो पाऊंगा। ये ख्याल उसे इतना सताने लगे कि आखिरकार मायूस होकर वो और उसका एक दोस्त अपने घर से फरार हो गए और नॉर्थ कोरिया के शहर कावान में पहुंच गए, जहां इन्हें कंस्ट्रक्शन के काम में मुलाजमत मिल गई। यहाँ उनकी सैलरी तो थोड़ी थी मगर वो खुश थे। मगर ये ज्यादा देर तक ना चल सका। इनके घर से भागने के ठीक 2 महीनों बाद उसके फादर ने इसे ढूंढ लिया और उसे अपने साथ घर ले गया। मगर इन 2 महीनों में चंग ने मुलाजमत का मजा चख लिया था। इसने दोबारा कई बार भागने की कोशिश की मगर हर बार नाकाम रहा। चंग खेती बाड़ी के काम में बिल्कुल खुश नहीं था, लिहाजा उसने कई कोशिशों के बाद इस मर्तबा चौथी और आखिरी बार घर से भागने का फैसला किया और यही वो फैसला था जहां से चंग की नई जिंदगी की शुरुआत हुई। अपना गांव छोड़ने के बाद चंग ने कई मुलाजमत वाले काम किए, मगर फिर उसे चावल की दुकान पर डिलीवरी मैन की जॉब मिली। इसने इतने लगाव से काम किया कि इसे 6 माह बाद ही स्टोर काउंटर लगा दिया गया। इन दिनों मालिक की तबीयत खराब थी, इसलिए ओनर ने अपनी ये दुकान चंग को सेल कर दी। चंग ने इस दुकान का नाम बोकोंग राइस स्टोर से कोंगल राइस स्टोर कर दिया। इसने लो प्राइसेस पर नया कस्टमर तैयार किया। इससे हर साल कारोबार का मुनाफा बढ़ता गया। चंग ने इतना मुतासरकुन काम किया कि इसका स्टोर पूरे टाउन में सबसे बेस्ट राइस स्टोर बन गया। मगर फिर साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने चाइना से जंग के दौरान सारे राइस जापान और उसकी फौज की तरफ भेजने के लिए राइस रैशनिंग का निजाम कायम किया, जिससे कई ताजिरों ने चावल की तिजारत से किनारा कश कर लिया, जिसमें चंग भी शामिल था। इससे चंग दोबारा जीरो पर आ गया, मगर इसने हार नहीं मानी और दूसरे कारोबारी मंसूबे की लिस्ट बनाना शुरू की, जिन पर जापान की गवर्नमेंट ने पाबंदी नहीं लगाई थी। इसको इस लिस्ट में से कार रिपेयरिंग का काम बेहतर लगा। इसने बैंक से लोन लिया और अपने कार रिपेयरिंग की दुकान खोली। इसका नाम इसने एडो सर्विस गैराज रखा। अपने एरिया में बाकी शॉप्स के मुकाबले चंग ने रेट कम रखा, जिससे जल्द ही उसके कस्टमर्स बन गए और उसकी शॉप बेहतर सेल जनरेट करने लगी। मगर फिर सब कुछ बदल जाता है और इस शॉप पर आग लग जाती है। इसका सामान और कस्टमर्स की गाड़ियां सब कुछ जल जाता है। चंग बहुत मायूस हो जाता है क्योंकि उसके पास कर्ज अदा करने के लिए एक पैसा भी नहीं था। लिहाजा उसने एक बार फिर बैंक से लोन लिया और दोबारा मसरूफ एरिया में एडो सर्विस गैराज खोला और अपनी कम कीमतों की बदौलत चंग ने जल्द ही उसी एरिया में भी नए कस्टमर्स डेवलप कर लिए और अगले 2 सालों में एडो सर्विस गैराज अपने टाउन में वन ऑफ द बेस्ट ऑटो रिपेयर शॉप बन गया। मगर एक बार फिर जापान की गवर्नमेंट ने जंग के दौरान 1942 में इसके गैराज पर कब्जा कर लिया और इसे जंग के लिए इस्तेमाल करने लगे। मगर चंग के पास दुकान खोलने के बाद भी 50,000 वॉन थे जो उसने सेव किए थे, इसलिए वो अगला कारोबार खोलने का प्लान बना रहा था और यही वो प्लान था जो नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री को बदलने जा रहा था। जंग तो खत्म हो गई, मगर जिस दौर में जंग लगी थी उस दौर में टेक्नोलॉजी और वसाइल की कमी थी। इसलिए इस सूरत हाल को देखते हुए चंग ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दाखिल होने का फैसला किया और 1967 में होंडाई मोटर कंपनी की बुनियाद रखी। इसने फोर्ड मोटर कंपनी के साथ उनकी गाड़ियों के लाइसेंस इस्तेमाल करने का मुआहदा किया और उल्सैन में एक बड़ा प्लांट कायम किया, जिसमें 6 माह के अंदर ही होंडाई फैक्ट्री मुकम्मल हो गई और इस फैक्ट्री से होंडाई की पहली गाड़ी होंडाई कोर्टिना लॉन्च की गई। मगर
مگر یہ فلوپ ہو گئی کیونکہ یہ کار اسفالٹ پر چلنے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن ملک کی خراب سڑکوں نے اس گاڑی کو ناقابل استعمال بنا دیا تھا۔ لوگ اسے بیکار سمجھنے لگے اور اپنے ایڈوانس پیسے واپس لینے لگ گئے۔ اسی دوران 1967 میں فیکٹری شدید سیلاب کی زد میں آ گئی اور فیکٹری کا سارا سامان اور ساری کورٹینا کارڈز اس میں بہہ گئی۔ لوگوں نے چنگ کو کہا کہ اب یہ کاروبار بند کر دو، مگر چنگ نے ان سب کو ایک ہی جواب دیا کہ میں اپنے ہاتھوں سے ہونڈائی کا ایک بھی نشان نہیں اتاروں گا۔ چنگ دوبارہ فیکٹری میں واپس آیا اور ورکرز کے ساتھ مل کر دوسری گاڑیاں تیار کرنے لگا۔ دوسری طرف سڑکوں کی حالت بھی بہتر ہونے لگی اور کورٹینا آخر کار زیادہ سیلز گین کرنے لگی۔ پھر فورڈ کمپنی نے پروفٹ کو برابر بانٹنے کی بات کی اور چنگ نے اس سے صاف انکار کر دیا، جس سے فورڈ کمپنی نے 1974 میں اپنا معاہدہ ختم کر دیا۔ اس بار چنگ نے ایک برانڈ نیو کار بنانے کا فیصلہ کیا جو اس کے اپنے اصولوں کے مطابق ہوگی، مگر چنگ نہیں جانتا تھا کہ اس بار وہ پوری کورین کار انڈسٹری کو بدلنے والا تھا۔ ادھر فورڈ کمپنی سے معاہدہ ختم ہوا اور ادھر چنگ نے فوری طور پر میتسوبشی کمپنی سے پارٹنرشپ کر لی اور اپنے ایک نئی کار ہونڈائی پونی لانچ کی۔ اس بار یہ کار خراب سڑکوں کے لیے بھی موزوں ثابت ہوئی اور اسے $5000 میں بیچا گیا اور یہ کار پورے ساؤتھ کوریا میں فوری ہٹ ہو گئی۔ اس کے ہٹ ہونے کے بعد چنگ اور اس کی ٹیم نے اسے ورلڈ وائڈ لانچ کیا اور یہ کینیڈا میں سب سے زیادہ بکنے والی گاڑی بن گئی۔ مگر اتنی کامیابی کے بعد بھی یہ کار USA کی مارکیٹ میں لانچ نہیں کی جا سکی، مگر پھر چنگ نے 1985 میں ایک اور کار ہونڈائی ایکسل لانچ کی جو اس بار USA کی مارکیٹ میں لانچ ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ کار بھی کامیاب رہی اور پہلے ہی سال میں ہونڈائی نے صرف USA کی مارکیٹ میں 168,000 ایکسل سیل کی اور دنیا بھر میں 10 لاکھ۔ یہ ہسٹری کا سب سے بڑا بریک تھرو تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ کاروں کو بھی نیو فیچرز کی ضرورت پڑنے لگی اور چنگ اور اس کی ٹیم دن رات محنت کر کے ہونڈائی کی کارز کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہے اور آخر کار 1990 میں ہونڈائی کی نیو سیریز ہونڈائی ایکسنٹ، سوناٹا اور الینٹرا مارکیٹ میں لانچ کی گئی اور انہوں نے آتے ہی ہائر سیلز گین کرنی شروع کر دی۔ 1998 میں ہونڈائی اور کیا موٹرز نے مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کوالٹی، سٹائلز اور فیچرز کو امپروو کرنے کے لیے کافی انویسٹمنٹ کی اور آخر کار 2004 میں ہونڈائی نے ہونڈا کے ساتھ مل کر امپوسیبل کو بھی حاصل کر لیا اور آج اس ٹائم ہونڈائی، ٹویوٹا اور ووکس ویگن کے بعد دنیا کی 3rd لارجسٹ کمپنی بنی ہوئی ہے۔ یہ تھی اسٹوری کہ کس طرح کوریا کے ایک غریب لڑکے نے دنیا کی سب سے پاورفل کمپنی ہونڈائی بنائی۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو بھی آپ کو انٹرسٹنگ لگی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔